हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 8 के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने देखी थी टेहुन की सैड स्टोरी, जिसमें डुआन नाम का एक बहुत सही लौंडा बुली करने की वजह से मारा जाता है। टेहुन उसे बचाना चाहता था लेकिन बचा नहीं पाता, इसलिए खुद को दोष देता है। टेहुन के मुताबिक डुआन अपनी जिंदगी किसी कठपुतली की तरह जिया करता था, ऑब्वियसली मेरे मुताबिक भी। और टेहुन उसको ये सिखाना चाहता था कि खुल के जीना किसको कहते हैं। लेकिन क्योंकि अब डुआन नहीं रहा, बट एक्सजे कंपनी के योनवू के अंदर टेहुन को डुआन दिखाई देता है, इसलिए कम से कम वो डुआन को तो नहीं बचा पाया, इसलिए योनवू को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन भाई के बचाने का तरीका थोड़ा सा निराला है, भाई बचाता भी मार के है। इसलिए योनवू के स्कूल के बाहर आके पहले तो उसके साथ के 2 बंदों को साइड करता है मार के। इसके बाद योनवू का कॉलर पकड़ के कहता है मुझसे फाइट कर। और ये सब चीज अभी लाइव हो रही होती है हॉबिन के चैनल पे। ऑडियंस को समझ नहीं आता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन शोंगजुन ये लाइव स्ट्रीम देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है अगर टेहुन बिना बात के योनवू से फाइट करेगा तो इससे हॉबिन की कंपनी का नाम खराब होगा। और अभी हो भी यही रहा होता है। टेहुन को कमेंट्स में हेट मिल रही होती है, अभी उसके हैंडसम होने का भी कोई फायदा यहाँ पे नहीं हो रहा होता। इसलिए हॉबिन गुस्से में अपने मन में कहता है, टेहुन आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? भले ही तुम्हारे पास इसकी कोई अच्छी वजह हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपनी इज्जत ऐसे लोगों के सामने खराब करोगे तो आगे चल के यूट्यूब में कभी करियर नहीं बना पाओगे। यॉल भी ये चीज देख के गुस्सा कर रही होती है। स्नैपर हॉबिन को कहता है कि मैं लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दूं। हॉबिन उसको जवाब देता है, नहीं, अभी के लिए स्ट्रीम करते रहो, अगर हमने इसे बंद भी कर दिया लोग फिर भी हमें अटैक करेंगे। दूसरी तरफ टेहुन अब भी योनवू को कहता है, आजा डुआन ली, फाइट करते हैं। ऑडियंस टेहुन को बुरा भला तो बोल ही रही होती है कमेंट में, अब उनको ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये डुआन ली कौन है। खुद योनवू ये सुन के अपने मन में कहता है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? जब ये मुझे देखता है क्या उसे उस वक्त किसी और की याद आती है? इसके साथ कुछ तो दिक्कत है जिसके ऊपर इसे काम करना होगा। जैसे ये आज बिहेव कर रहा है और इससे पहले करता आया है, इसे साफ लगता है इसे मदद की जरूरत है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको अपने ऊपर कुछ लाते मारने दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसे अभी इग्नोर करा तो बाद में ये मुझे दोबारा परेशान करने आ सकता है। वैसे भी इसके बाद मुझे जल्दी ट्यूशन जाना है, इसलिए मुझे ये सब कुछ जल्दी खत्म करना होगा। इसलिए योनवू टेहुन का हाथ अपने कॉलर से झटक के कहता है, हाँ ठीक है, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, है ना? शोंगजुन जो ये वीडियो देख रहा होता है वो भी समझ जाता है योनवू अब जानबूझ के इससे मार खाएगा ताकि हॉबिन की कंपनी का नाम खराब हो। समझ तो ये हॉबिन को भी आ चुका है, इसलिए चिल्ला के कहता है, टेहुन तुम ये नहीं कर सकते, इससे तुम ही सबके सामने बुरे बन जाओगे। ऑडियंस तो अभी ये तक बातें कर रही होती है कि हमने सोचा था ये तो सिर्फ बुलीज से फाइट करते हैं, लेकिन अब ये खुद बुली बन चुके हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं। लेकिन टेहुन किसी की सुनने वालों में से नहीं, वो योनवू के ऊपर एक लात बजा देता है जिससे योनवू को और ज्यादा सिंपैथी मिलती है। बट योनवू एक किक अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और टेहुन उसको कहता है, क्या हुआ, क्या तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? योनवू साफ मना कर देता है और टेहुन लगातार इसके बाद इसके ऊपर और हमले करता है जिनको ये ब्लॉक करता है। इन सारे हमलों को ब्लॉक करते हुए योनवू अपने मन में कहता है, मुझे तो अभी ट्यूशन जाना चाहिए था, मेरे पास ऐसी फालतू की चीजों के लिए वक्त नहीं, मुझे अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मेरा भविष्य इसी पे निर्भर करता है। मैंने एग्जाम्स के लिए अब तक कितने चैप्टर्स का रिविजन कर लिया होगा। सच में मैं ट्यूशन के लिए लेट नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ आज एक मेरी बहुत जरूरी क्लास है। इस वक्त डैड भी ये सब कुछ यूट्यूब में देख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ट्यूशन लेट पहुँचने के लिए वो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। इतने में ही टेहुन योनवू का डिफेंस तोड़ के उसकी ठुड्डी में घुटना बजा देता है, जिससे योनवू थोड़ा पीछे की तरफ गिरने लगता है और टेहुन कहता है, ओए डुआन, आखिर तू ये क्या कर रहा है? तू अभी यही सोच रहा है ना कि तुझे कैसे ट्यूशन में होना चाहिए था? अभी ये सारी बातें मत सोच और मुझसे ठीक से फाइट कर। ये सुन के योनवू हैरान होता है और अपने मन में कहता है, क्या इसको कैसे पता मैं ये सोच रहा हूँ? क्या इसने मेरा दिमाग पढ़ा या फिर कुछ और? लेकिन नहीं, ये नामुमकिन है। मैं बस ये सब कुछ जल्दी से खत्म करके अपने ट्यूशन जाना चाहता हूँ। योनवू हैरान होकर टेहुन को कहता है, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? जैसा तुमने कहा मैं वैसे तुमसे फाइट कर रहा हूँ, तुम इससे ज्यादा मुझसे और क्या चाहते हो? ऑब्वियसली टेहुन चाहता है कि योनवू उससे ठीक से फाइट करे। ये बात शोंगजुन को भी पता है, इसलिए स्ट्रीमिंग देखते हुए खुद से कहता है, लगता है वो योनवू को गुस्सा दिलाना चाहता है, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि वो सिर्फ एक कठपुतली है जो अपनी पूरी जिंदगी बस पढ़ाई करने में बिता देगा। योनवू के बाप और मैंने उसको ऐसा बनाया है। दूसरी तरफ ऑडियंस कमेंट कर रही होती है, योनवू को अकेला छोड़ दो या फिर टेहुन को अपनी कंपनी से निकाल दो हॉबिन। लेकिन टेहुन योनवू को अब भी डुआन कह के बुला रहा होता है, इसलिए योनवू गुस्से में कहता है, मेरा नाम डुआन नहीं है, मेरा नाम योनवू है, इसलिए मुझे ये बोलना बंद करो। तू बस एक कठपुतली है जो वही सारी चीजें करता रहेगा जो तेरा बाप तुझे करने के लिए कहेगा। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, आखिर तुम बार बार ये क्यों बोलते रहते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। योनवू गुस्से में ये बोल रहा है और उसके मन में भी यही चल रहा है। इतने में ही टेहुन इसके मुंह पे एक लात बजा के कहता है, आखिरकार तुझे पता है कि गुस्सा कैसे किया जाता है। इस चीज के लिए भी ऑडियंस कमेंट में टेहुन को बोल रही होती है, अबे साले तू किसी को परेशान करेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही, ढक्कन कहीं के। बट ये लात पड़ने के बाद योनवू अपने मन में कहता है, मुझे ऐसे लोगों के लिए खुद को गुस्से में नहीं आने देना चाहिए। शायद मैं आज काफी ज्यादा थका हुआ हूँ,
इसलिए ठीक से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। लगता है पिछली रात मुझे पूरी नींद नहीं मिली। ऊपर से आज के दिन का भी मेरा पूरा शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी है। उस हिसाब से आज की रात में ज्यादा से ज्यादा कितना ही घंटा सो पाऊंगा। आज के दिन के लिए जो मैंने प्लान करा है मुझे वो सब पूरा करना होगा। मुझे अपने शेड्यूल को फॉलो करना है। पिछले वेडनेसडे मैं सिर्फ 3 घंटे सो पाया था, इसलिए मेरे पास ये सारी चीजें करने का वक्त नहीं है। मुझे जल्दी जाना होगा। लेकिन इतने में ही टेहुन योनवू के एक रैपट मारता है, जिससे वो अपनी यादों से बाहर आता है। टेहुन इसको कहता है, अबे ओए, क्या तू इस सबसे खुश है? रैपट पढ़ते ये दोबारा अपने ख्यालों में चला जाता है और खुद से कहता है, क्या मैं खुश हूँ या फिर नहीं? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। मेरे डैड बड़े सरकारी अधिकारी हैं और मेरा सपना है एक डॉक्टर बनना, जो कि मेरे डैड के काम की ही तरह काफी ज्यादा इज्जतदार काम है। मेरा ये डॉक्टर बनने का सपना मेरे डैड को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मेरा परिवार सबसे ज्यादा खुश परिवार है। इसलिए मैं गर्व के साथ तेज आवाज में ये बोल सकता हूँ, हाँ मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। लेकिन यार तुम्हें पता है, जो इंसान कभी कभी सोचता है वो उसकी खुद की सोच नहीं होती, और ये बात उसे खुद नहीं पता होता। वो बस समाज, फैमिली और रिलेटिव्स के दबाव में आके उनके रंग में रंग जाता है और सोचता है वही उसकी असलियत है। योनवू के साथ भी यही है। उसे लगता है वो अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा खुश है, इसलिए वो बोलना तो चौड़े में चाहता था कि मैं खुश हूँ, लेकिन इन रियलिटी उसकी एक आंख से आंसू आ रहे होते हैं और बहुत ही हल्की आवाज में कहता है फेक स्माइल के साथ, हाँ मैं खुश हूँ। ये देख के शोंगजुन और हॉबिन लोग सब हैरान होते हैं। टेहुन कहता है, देखा तू खुश नहीं है। योनवू के आंसू जो रुक नहीं रहे हैं वो उन्हें साफ करते हुए कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। बट टेहुन इसका कॉलर पकड़ के कहता है, अबे ओए, तो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है? मैंने तुझसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दे। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यही मेरा सपना है। मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तेरा बाप तुझसे क्या करवाना चाहता है। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि तेरा बाप जबरदस्ती तुझसे क्या करवाना चाहता है, तेरी आजादी छीन के। मैंने तुझसे पूछा है असल में तू क्या करना चाहता है। योनवू अभी अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने इसे बताया तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं खुश हूँ। बट टेहुन इसके कंधे में हाथ रख के कहता है, युवान एक ऐसा लड़का था जो काफी ज्यादा तेरी तरह था और उसका अपना कोई सपना तक नहीं था। अब योनवू के आंसू और ज्यादा आने लगते हैं और अपने मन में कहता है, मेरा सपना डॉक्टर बनना है, तो इसे ये बात सच क्यों नहीं लग रही है? आखिर असल में मैं करना क्या चाहता हूँ? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर सच में वो क्या है जो मैं करना चाहता हूँ? फिर इसे याद आता है ये बचपन से क्योकुशिन कराटे सीखा करता था और उसके अलावा बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन इस सब के बीच में जो ये क्योकुशिन कराटे सीखा करता था वो उसका एस्केप था पढ़ाई से, अपने दुखों से। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज्यादा ही रोते हुए टेहुन को कहता है, मैं कराटे करना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने से अच्छा कराटे करना लगता है। ये सुनकर टेहुन इसके पेट में एक बैक किक मारता है, जिसको ये क्योकुशिन कराटे की हेल्प से झेल लेता है। टेहुन एक स्माइल के साथ कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे दिखा अपने क्योकुशिन कराटे। मुझे लगा था कराटे तेरा पैशन है, तो उसके बावजूद भी क्या तू सच में एक टाइकोंडो एथलीट को तेरा पिछवाड़ा तोड़ने देगा? ये सुन के योनवू टेहुन के ऊपर क्योकुशिन कराटे की एक फेमस टेक्निक मारता है, क्रिसेंट किक, जिसे टेहुन ब्लॉक तो करता है लेकिन उसे डैमेज फिर भी पहुंचता है। और योनवू के मन में बातें चल रही होती हैं, मैं भी अपनी लाइफ में सच में खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। इसे योनवू फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और टेहुन को कहता है, ठीक है मैं फाइट करूंगा, मैं डुआन ली बनूंगा, तो बताओ क्या तुम मुझे बचाओगे? टेहुन भी अपनी जैकेट निकाल के एक स्माइल के साथ कहता है, चिंता मत कर, आजकल ऐसा अभी यहीं से शुरू होता है। और ये सारी बातें सुन के अब ऑडियंस को समझ आता है कि टेहुन गलत नहीं था। लोग जो टेहुन को हेट दे रहे थे वो बंद हो जाती है और अब बस वो लोग फाइट देखना चाहते हैं। इस चीज से शोंगजुन और हॉबिन दोनों ही काफी हैरान होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि शोंगजुन के लिए हैरानी बेकार है और हॉबिन के लिए अच्छी। लेकिन इसके बाद हमें दोबारा से योनवू का पास्ट दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है योनवू उस वक्त खुद को ऐसा फील करता था जैसे वो एक हैमस्टर होगा, यानी कि वो हैमस्टर जो हमेशा एक व्हील में भागता रहता है और अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। जब योनवू सिर्फ 10 साल का था तब से ही उसकी जिंदगी के फिक्स टाइम टेबल बन चुके थे। बेचारे की लाइफ 10 साल से ही इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि उसको चैन की सांस लेने का भी वक्त नहीं था। लेकिन एक चीज थी जिससे उसको चैन की सांस आती थी या फिर कहे खुशी मिलती थी, और वो थी क्योकुशिन कराटे। लेकिन योनवू के फादर को क्योकुशिन कराटे पसंद नहीं थे और सिर्फ इस एक वजह से योनवू ने भी वो करना छोड़ दिया। बट शुरुआत से उसका दिल यही चाहता था, यानी क्योकुशिन कराटे। और ये बात टेहुन से फाइट करते वक्त उसने एक्सेप्ट कर ली है, इसलिए उसके चेहरे पे एक स्माइल और एक पंच मारता है टेहुन के ऊपर। टेहुन इसको ब्लॉक तो करता है लेकिन इसके बाद योनवू बहुत सारे पंच मार देता है उसके ऊपर।
इससे सबको ऐसा लग रहा होता है जैसे टेहुन की हारने की नौबत आ चुकी है। और जैसे ही यॉनवू एक और पंच इसके मारता है, टेहुन भी थोड़ा दूर होकर इसके ऊपर काफी सारी लातें बजाने लगता है। पर ये सारी लातें यॉनवू ब्लॉक कर लेता है और हमें बताया जाता है ताइक्वांडो कोरिया का नेशनल स्पोर्ट है। ताइक्वांडो एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो एक स्पोर्ट की तरह इवॉल्व हुआ है, लेकिन क्योकुशिन कराटे उससे अलग है। इसमें बस अपने दुश्मन को हराने के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है इसे डिजाइन करा गया है असली लड़ाई के लिए। इसलिए जब एक ताइक्वांडो यूजर क्योकुशिन वाले से फाइट करता है तो वो डिसएडवांटेज में रहता है। अभी हमें देखने को भी यही मिलता है। यॉनवू टेहुन के सारे हमलों को ब्लॉक करने के बाद उसके पेट में एक लात बजा देता है, जिससे टेहुन को काफी डैमेज पहुंचता है। इतने में ही उसके पेट में पड़ता है एक मुक्का, और अभी दूसरा खतरनाक मुक्का टेहुन के मुंह पे पड़ने वाला होता है। हॉबिन दूर से चिल्ला के कहता है, मास्टर शियोंग संभल के। और यहीं पे हमें बताया जाता है एक ताइक्वांडो फाइटर हमेशा अपने पैरों के मामले में फास्ट होता है। हालांकि क्योकुशिन कराटे में भी फुटवर्क काफी अच्छा करा जाता है, लेकिन वो ताइक्वांडो के फुटवर्क से स्लो और कम खतरनाक होता है। इसीलिए हम देखते हैं जब टेहुन के मुंह पे मुक्का पड़ने वाला था, टेहुन बहुत ही फुर्ती के साथ उसको डॉच कर लेता है और उछल के एक लात मारता है यॉनवू के मुंह पे, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरने वाला होता है। बट यॉनवू फिर भी खुद को संभालता है, पर इसका फायदा नहीं, क्योंकि टेहुन एक और लात इसके पेट में मार देता है। बट यॉनवू दोबारा खुद को संभाल लेता है और आगे बढ़ने लगता है फाइट करने के लिए। और यहीं पे हमें बताया जाता है भले ही क्योकुशिन कराटे का फुटवर्क इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन कहा जाता है ये दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट है, क्योंकि इसमें कोई बंदा खुद को ट्रेन करता है किसी के ज्यादा से ज्यादा हिट्स लेने के लिए। और इसी वजह से यॉनवू इतने सारे हिट्स ले पा रहा है टेहुन के। इसलिए टेहुन अभी घुमा के इसके मुंह पे लात मार देता है और कहता है, ठीक है तूने अपनी बॉडी को ऐसा बनाया है कि तू दर्द झेल सकता है, लेकिन अपने मुंह को तो नहीं बनाया ना। टेहुन अभी लगातार यॉनवू के मुंह पे ही लाते बजाते हुए कहता है, जो लोग क्योकुशिन कराटे को इस्तेमाल करते हैं कहते हैं ये दुनिया में सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट है, लेकिन इसमें अपने अपोनेंट के फेस पे मारना मना है। हाँ, और ऑब्वियसली क्योकुशिन कराटे में कोई अपने फेस को तो ट्रेन नहीं कर पाता, इसलिए इसके जो मुंह पे लाते पड़ रही होती है वो रुकने का नाम नहीं ले रही होती। ये देख के हॉबिन और स्नैपर खुश होते हैं कि टेहुन अब जीत रहा है, क्योंकि उसने यॉनवू को मार मार के जमीन में गिरा दिया होता है और उसकी गर्दन में अपना पैर रख के कहता है, तो तू हार मान रहा है, तेरे अंदर बस इतना ही दम था। यॉनवू अपने मन में कहता है, मैं उठना तो चाहता हूँ, मैं काफी थक चुका हूँ, मैंने इसके काफी सारे हमले मारे, लेकिन लगता नहीं कि मैं इसका कुछ बिगाड़ पाया, मुझे अब हार मान लेनी चाहिए, मैंने अपना बेस्ट दिया। फाइट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, इसलिए हॉबिन लोग अपनी स्ट्रीम बंद करके यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन ग्योल जिसकी नाक बह रही है वो कहती है, भले ही ऐसा लगता है वो जीत चुका है, लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई। और सच में यॉनवू दोबारा से अपनी जगह पे उठ चुका होता है। हमें बताया जाता है क्योकुशिन स्पिरिट यानी कि हार ना मानने का संकल्प, ये चीज एक ऐसे इंसान ने डेवलप करी थी जो दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता था। और इसमें कहा जाता है अगर तुम क्योकुशिन कराटे के रास्ते पे चलते हो तो तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या तुमने अपना बेस्ट दिया था? क्या तुमने वो सब कुछ करा जो तुम्हारी ताकत के अंदर आता था? क्या तुम अपने दुश्मन को ये दिखाने में कामयाब हो पाए कि तुम कितने ज्यादा काबिल हो? इन्हीं चीजों को याद करते हुए यॉनवू उठ चुका होता है और कहता है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, क्योंकि यही क्योकुशिन कराटे का संकल्प है। और अब यॉनवू ने ठान लिया होता है इसे वो सब कुछ दिखाएगा जो ये कर सकता है। और हमें बताया जाता है क्योकुशिन कराटे में जो किसी के मुंह पे मुक्का मारना मना है, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि इससे पास्ट में काफी सारे बहुत बड़े हादसे हुए हैं, लोगों की जाने गई हैं। और यॉनवू अभी वही क्योकुशिन का मुक्का मार देता है टेहुन के मुंह पे, और टेहुन इससे बचते हुए थोड़ा पीछे होकर इसके लात घुमा के मार देता है मुंह पे। यॉनवू का राइट हैंड ठीक से काम नहीं आता, इसलिए वो अपने लेफ्ट हैंड से इसके मुंह पे मुक्का मार देता है, पर टेहुन इसको भी झेल के इसके मुंह पे लात बजा देता है। यॉनवू के हाथ अभी टेहुन के खिलाफ काम नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो भी एक घूमती हुई लात बजा देता है टेहुन के मुंह पे। बट ये करते वक्त जमीन में गिर जाता है और टेहुन इसका कॉलर पकड़ के इसको मारने की बस कोशिश कर ही रहा होता है। इतने में यॉनवू इसके मुंह पे अपना सर बजा देता है। इसके बाद टेहुन की छाती में मुक्का मार के उसको पीछे करता है और हमें बताया जाता है कि हमें क्योकुशिन कराटे में बस अपने दुश्मन को हराना होता है किसी भी कीमत में। हाथ काम ना है तो पैर से मारो, पैर काम ना है तो सर से मारो, सर काम ना है तो बस कैसे भी मारो, बस मारो। और क्योकुशिन कराटे के जो फाउंडर थे उनका नाम था योंग युई चोई। यॉनवू से मार खा के टेहुन को अभी दीवार का सहारा लेना पड़ गया होता है, और जैसे ही वो टेहुन के एक और मुक्का मारने वाला होता है, हॉबिन दूर से चिल्लाता है, मास्टर। बट टेहुन के चेहरे में स्माइल होती है और वो अचानक से इसके ऊपर 2-3 मुक्के बजा के इसको पीछे कर देता है। यॉनवू को समझ नहीं आता ये तो एक ताइक्वांडो फाइटर है, तो इसने अपने मुक्के कैसे इस्तेमाल करे, क्या ये ताइक्वांडो करना अब छोड़ रहा है मुझे हराने के लिए? बट इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पुराना सीन जहाँ पे UFC चैंपियनशिप में टेहुन मुनशोंग से फाइट में हार गया था, और घर आके वो इतना ज्यादा गुस्सा था कि पंचिंग बैग में लाते बजाए जा रहा था। हांशु उससे पूछते हैं, टेहुन क्या तुम ठीक हो? टेहुन बहुत ही सीरियस तरीके से जवाब देता है, आप बस इंतजार करो, अगली बारी मैं जीत के रहूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा मैं अपने ताइक्वांडो के दम पे इस पूरी दुनिया को झुका सकता हूँ। अंशु कहते हैं, टेहुन
ये मुमकिन नहीं है, तुम अपने इस टाइकोंडो स्टाइल के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम कैसे कर सकते हो। दरअसल टाइकोंडो के दो मेन स्टाइल होते हैं। एक होता है WT स्टाइल टाइकोंडो, जिसमें पैरों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फेस पे मुक्के मारना मना होता है। लेकिन दूसरी तरीके का टाइकोंडो रियल लाइफ फाइट के लिए डिजाइन करा गया है। इसमें पंचेस मारना अलाउड है और इसे कहते हैं ITF टाइप टाइकोंडो। और टेहुन ने इसी टाइकोंडो का इस्तेमाल करके योनवू के मुंह पे मुक्के बजाए हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे योनवू के लाते तो पड़ी रही होती हैं, साथ में मुक्के भी पड़ रहे होते हैं। योनवू गुस्से में जो टेहुन के मुक्का मारने की कोशिश करता है वो भी काम नहीं आते। टेहुन अभी पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है और हवा में उछल के इसको कहता है, योनवू तुझे खुद पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि मैं ये टाइकोंडो तुझे दिखाना नहीं चाहता था। और हवा से सीधा नीचे आके पड़ती है योनवू के मुंह पे लात। बट कमाल की बात है, अपने संकल्प की वजह से वो अब भी गिरने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए खुद टेहुन इसके सर पे हल्की सी लात मार के कहता है, अब सो जा। दरअसल अनकॉन्शियस तो ये पहले ही हो गया था, बस अपने संकल्प की वजह से गिर नहीं रहा था। इसके बाद हमें योनवू की वॉइस ओवर आती है, मैं एक पिंजरे में बंद था, एक काला छोटा सा पिंजरा। मैं इंतजार कर रहा था कब कोई उस पिंजरे का दरवाजा मेरे लिए तोड़ दे, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं कर पा रहा था। सच कहूँ तो मैं चाह ही रहा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो। और फाइनली योनवू जो चाह रहा था वो हो चुका है। इसके कुछ देर बाद योनवू की आंखें खुलती है और वो होता है टेहुन के स्टूडियो में, जहाँ पे टेहुन और हॉबिन इसके पैरों पे मसाज कर रहे होते हैं ताकि ये उठ सके। और हॉबिन को तो एक करने की आदत है, इसने टेहुन के भी करा था, वैंगक के भी करा था और इसके भी कर रहा है। इसलिए हीरो बनते हुए कहता है, ए हुन ऐसे नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना ऐसे मसाज नहीं करते। अगर तुम ऐसे ही मसाज करते रहे तो तुम कभी किसी को होश में नहीं लेके आ पाओगे। आखिर तुम कब सीखोगे? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कुछ? और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हरामजादे, ऐसे ही अपना मुंह चलाता रहे और उसके बाद देख मैं क्या करता हूँ। पर योनवू होश में आ चुका होता है और इनसे पूछता है कि हे गाइस, तुम ये क्या कर रहे हो? स्नैपर और ग्योल इसके पास आके कहते हैं, तुम बेहोश हो गए थे इसलिए हम तुम्हें यहाँ लेके आए। तुम्हें इस चीज के लिए हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, मास्टर श्याम तो तुम्हें पहाड़ों में दफनाने वाले थे क्योंकि तुम सांस नहीं ले रहे थे। हाँ, लेकिन हमने उस आइडिया को कैंसिल कर दिया क्योंकि हमारे खिलाफ काफी सारे सबूत मिल जाते। टेहुन कहता है, क्योंकि अब तो होश में आ चुका है इसलिए अब यहाँ से दफा हो जा। मेरे स्टूडियो के अंदर अब फालतू की जगह घेरने की जरूरत नहीं है। योनवू कहता है, हे लेकिन अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? अबे क्या तुझे अब हर चीज बोल के बतानी पड़ेगी? तू खुद से कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुझे पहले भी बोला है, तू वो कर जो तुझे अच्छा लगता है। ये सुन के योनवू सबको थैंक्स कहता है और यहाँ से चला जाता है। और टेहुन उससे ये तक नहीं पूछता आखिर तो आगे क्या करने वाला है, क्योंकि उसको महसूस हो चुका है कि इसके बाद वो ट्यूशन तो नहीं जाने वाला। इतने में ग्योल जिसकी नाक बह रही होती है टेहुन को कहती है, मैं थोड़ी निराश हूँ क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि आज 1080 डिग्री वाली केक मुझे देखने को मिलेगी जो बहुत कम लोगों ने देखी है। टेहुन अपने मन में कहता है, पहले वो केक मुझे बहुत ज्यादा रेयर लगा, लेकिन उस प्रोडिजी से मिलने के बाद ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली वो डुवान के बारे में सोच रहा है, बट अभी कुछ ऐसा होता है जिससे टेहुन हैरान हो जाता है। हॉबिन पंचिंग बैग के सामने खड़ा होकर कहता है, तुम 1080 डिग्री वाली केक की बात कर रहे हो ना? तो उसको मारने के लिए मुझे यहीं पे खड़ा होना है ना, जहाँ पे अभी हूँ मैं। इसमें सच में मजा आने वाला है। और हॉबिन बिल्कुल डुवान की तरह 1080 डिग्री वाली केक मारने के लिए तैयार होता है। टेहुन के होश उड़ जाते हैं ये देख के कि ये भी ऐसा कर सकता है। बट हॉबिन सिर्फ हवाबाजी कर रहा था। वो हवा में उछलता तो है लेकिन किक नहीं मार पाता और खिड़की तोड़ के बाहर गिर जाता है वहाँ से। ग्योल बड़ी मुश्किल से इसका हाथ पकड़ के इसको नीचे गिरने से रोकती है। स्नैपर टेहुन को कहता है हमें उसे बचाना चाहिए। टेहुन कहता है मरने दे साले को। बट इसके बाद स्नैपर टेहुन से पूछता है, क्या वो डुवान नाम का बच्चा सच में तुम्हें हॉबिन की तरह लगता था? तुम्हारे फादर ने हमें बताया मिडिल स्कूल में वो तुम्हारे साथ पढ़ता था और उसे कुछ जुवेनाइल ऑफेंडर्स ने मार दिया। ये खबर तो हमने भी न्यूज में सुनी थी। और जिस तरीके से तुम अचानक से योनवू को मारने के लिए गए थे, क्या वो इसलिए था क्योंकि तुम हॉबिन की चिंता करते हो? क्योंकि हॉबिन डुवान की तरह लगता है। दूसरी तरफ हॉबिन अब भी ग्योल को चिल्ला के कहता है, ग्योल चाहे कुछ भी हो जाए मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। ग्योल शर्मा जाती है और उसका हाथ छोड़ के कहती है, क्या तुम चाहते हो मैं जिंदगी भर तक तुम्हारा हाथ थामे रखूं? पर जब हॉबिन नीचे गिर रहा होता है तो टेहुन उसको पकड़ के कहता है, अगर ये मुझे डुवान की तरह लगता तो मैं शुरुआत से इसके साथ अच्छे से रहता। अबे ओए चोमू, तो उसकी तरह बिल्कुल नहीं लगता। पर ये बात टेहुन झूठ बोल रहा है। इतने में ग्योल देखती है हॉबिन की ऑडियंस थोड़ा सा नाराज है क्योंकि उनको अब तक इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं मिली कि टेहुन योनवू से फाइट क्यों कर रहा था। इसलिए ऑडियंस कमेंट कर रही होती है हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके ऊपर एक। इस वजह से इनका चैनल एक तरीके से ट्रेंडिंग में आ चुका होता है, लेकिन ये बुरा तरीका है ट्रेंड में आने का। और जैसे टेहुन अपनी जगह से उठता है हॉबिन उसे कहता है, तू कहाँ जा रहा है बे? ये सारी तेरी तो गलती है। टेहुन कहता है, जो भी लोग बकवास कर रहे हैं मैं उन सबको मारने जा रहा हूँ। लेकिन हॉबिन इसको रोकता है और हम देखते हैं योनवू ने एक वीडियो अपलोड कर दी होती है जहाँ पे वो लोगों को समझाता है कि हॉबिन लोगों को हेट मत दो, वो लोग अच्छे लोग हैं, उन्होंने तो मेरे मसाज तक करी थी। इस तरीके से ये योनवू वाला मैटर सॉल्व हो जाता है और ये सर झुका के आखिरी बार अपनी ऑडियंस को कहता है, मैं जितने भी टाइम अब तक यूट्यूब में रहा
उस पूरे वक्त मेरा सपोर्ट करने के लिए आप सबका शुक्रिया। वैसे ये बात तो मैं भी कहना चाहता था। खैर इसी तरीके से योनवू यूट्यूब छोड़ देता है। इसलिए अगले सीन में उसके फादर उसके एक रैप्टा मार के उसका चश्मा गिरा देते हैं और उसको कहते हैं, आज पहली बार तुमने मुझे हाथ उठाने पे मजबूर करा है। क्या तुम मुझे ये बोलना चाहते हो तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? नहीं डैड, मुझे बस आजादी चाहिए। मैं बस अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। ऑब्वियसली योनवू पढ़ाई छोड़ने की बात नहीं कर रहा, उसको बस थोड़ी आजादी चाहिए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं शोंगजुन के अड्डे का सीन, जहाँ पे 3 कोरिया के बदमाश बैठे होते हैं और 3 जापान के। साथ में एक लड़की भी होती है जो इनकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करके एक दूसरे को बताएगी इन्हें। शोंगजुन इन सबका यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया करता है, क्योंकि इन सबके साथ मिलकर वो एक प्रोजेक्ट करने वाला है। ये किसी 2 नंबर टाइप का प्रोजेक्ट लग रहा है जिसमें इन्हें सरकार की जरूरत पड़ेगी, इसलिए शोंगजुन ने योनवू के फादर को भी इसमें अपने साथ मिलाया है। वैसे वो योनवू के फादर को पहले से जानता है और योनवू के फादर एक सरकारी अधिकारी हैं और वो ही इस प्रोजेक्ट का परमिट इन बदमाशों को दिलाएंगे। पर इतने में ही गुस्से में योनवू के फादर यहाँ पे पहुँच के कहते हैं, मिस्टर बेक, तो तुम यहाँ हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शोंगजुन अंकल से हाथ मिला के कहता है, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं पूरी तैयारी करके रखता आपके स्वागत के लिए, कुछ बना के रखता आपके लिए। और जिस तरीके के मेहमान यहाँ पे आए हैं उनके साथ ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। बट योनवू के फादर शोंगजुन के 3-4 रैप्टे बजा देते हैं नॉन स्टॉप और लड़की रैप्टे के आवाज को भी ट्रांसलेट कर रही है। शोंगजुन को एरन यागर बनाने के बाद योनवू के फादर कहते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने कहा था यूट्यूब एक अच्छी चीज है, उसके ऊपर नजर रखने के लिए। मैंने योनवू को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत कुछ करा, लेकिन तुम्हारे यूट्यूब की वजह से उसके दिमाग में फालतू के आइडिया आए। तुम्हें पता है आज उसने मुझसे क्या कहा? बोलता है, पापा मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। वो चाहता है वो किसी नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई करे। मैंने अपने बच्चे की जिम्मेदारी तेरे ऊपर छोड़ी, लेकिन तूने सब बर्बाद कर दिया। अब मैं जो तुझे परमिट दिलाने वाला था उसके बारे में भूल जा। मुझे पता होना चाहिए था तुम जैसे गुंडे मवाली किसी काम के नहीं। ये कह के योनवू के फादर यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे बैठे बदमाश कहते हैं, जो भी यहाँ पे हुआ इस चीज के लिए तो हमें ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं है। जरूर उस आदमी का तूने किसी तरीके से भरोसा तोड़ा है। ये सुन के शोंगजुन इन सबको भी तोड़ना स्टार्ट कर देता है। किसी के मुंह पे मुक्का पड़ता है तो किसी के मुंह पे सिगरेट का एस्ट्रे। इन सबको बहुत ही बेरहमी से मारने के बाद शोंगजुन अपने मन में कहता है, रॉबिन, अब मैं तुझे बताता हूँ मेरे और मेरे पैसे के बीच में आने का अंजाम क्या होता है। अब तुझे पता चलेगा कि तेरे साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ योनवू के फादर जो घर जा रहे होते हैं कॉल पे किसी को बोलते हैं, जो एक्सजे कंपनी को परमिट देना था वो परमिट खत्म कर दो, नहीं देना और उन लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दो। पर इतने में एक बाइक अंकल के पीछे से आती है और उसमें बैठा हुआ लौंडा अंकल के मुंह पे बेसबॉल बैट मार देता है। अंकल को उनकी नानी याद दिलाने के बाद ये लौंडा शोंगजुन को कॉल करके कहता है, बस मैंने इस बुढ़े का बंदोबस्त कर दिया है। शायद इसे इस चीज की आदत है क्योंकि ये सरकारी अधिकारी है, लेकिन अभी एक ऐसे रास्ते से जा रहा था जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी कैमरास नहीं है। अब चिंता मत करो, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। वैसे भी इस धंधे में मैं नया नहीं हूँ, मैं पहले एक जुवेनाइल ऑफेंडर रह चुका हूँ। और ये हरामखोर होता है चान जियोंग, यानी कि डुवान के मारे जाने की वजह। ये सारी बातें सुनने के बाद शोंगजुन खुद से कहता है, देखा बुड्ढे, तुझे मुझसे भिड़ने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अभी बाहर बारिश से भीगता हुआ एक बंदा शोंगजुन से मिलने आया होता है, इसलिए शोंगजुन कहता है, अरे मुझे माफ करना, मेरे सामने एक मेहमान बैठा है और मैं कॉल पे बात कर रहा था। तो बात यह है हम दोनों को ही हॉबिन के साथ अपना हिसाब बराबर करना है, इसलिए मुझे लगता है हम दोनों साथ में मिलकर कुछ मजे कर सकते हैं पैगो। और उम्मीद करता हूँ आप इस हरामखोर पैगो को नहीं भूले हो। ये वही पैगो है जो हॉबिन को शुरुआत में काफी ज्यादा बुली किया करता था और इसके 7 लाख सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन हॉबिन की वजह से इसका सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए गुस्से में कहता है, अगर मैं हॉबिन को जान से मार पाऊँ तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योनवू के फादर हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके होते हैं और अब तक जिन्होंने योनवू के फादर के साथ ये करा वो पकड़े नहीं गए, क्योंकि जिस जगह पे ये हुआ था वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। हॉस्पिटल की नर्सिस को इन अंकल के बेटे के ऊपर दया आ रही होती है, जो की है योनवू। इतने में ही हॉबिन लोग भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और हॉबिन लोगों को इस सब के बारे में बताया है बोमी ने, जो की योनवू के स्कूल में पढ़ती है। ये लोग योनवू के फादर का हालचाल पूछते हैं और इन्हें पता चलता है वो खतरे से बाहर है। ये सब योनवू के फादर के लिए कुछ न कुछ लेके आए थे। टेहुन भी लेके आया था कुछ फल और उनमें से खुद ही खा रहा होता है अभी सेब। पर जब इन लोगों को पता चलता है योनवू के फादर के ऊपर बेसबॉल बैट से हमला हुआ था, टेहुन को याद आता है वो चान जियोंग नाम का बंदा भी तो बेसबॉल बैट से ही हमला करवाता है। इसलिए टेहुन सेब खाते हुए अपने मन में कहता है, क्या बेसबॉल बैट से हमला हुआ था? कहीं ये वही हरामजादा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सच में ऐसा तो नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चान जियोंग को जो कॉल पे बात कर रहा है शोंगजुन से, लेकिन इसके बगल से एक लड़की इसको चिल्ला के बोल रही होती है, तुझे मुझे 10 मिलियन वॉन देने चाहिए थे लेकिन तू 1 मिलियन दे रहा है। ऑब्वियसली ये लड़की चान जियोंग के साथ मिलकर कुछ इलीगल काम करती होगी, उसी के पैसे मांग रही है। बट चान जियोंग इसके बाल पकड़ के कहता है, कुतिया तो किसी काम की नहीं है, तुझे तो कुछ नहीं देना चाहिए था, मैं 1 मिलियन भी दे रहा हूँ, उसमें खुश रह। और इसके बाल पकड़ के गालियां देता हुआ चान जियोंग इसको साइड में फेंक देता है।
और चान जैंग कॉल पे शोंगजुन को कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन चान जियोंग तो चाह रहा था वो यॉनवू के फादर को मार ही डाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद हम हॉबिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे हॉबिन की मदर उसको बताती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। और हॉबिन की मदर पहले एक फैक्ट्री में काम करती थी। हॉबिन ये सुन के खुश होता है। हॉबिन कहता है बहुत अच्छे मॉम, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कहा था। बट हॉबिन की मॉम कहती है मैंने जॉब छोड़ी है इसलिए क्योंकि मुझे नई जॉब मिल गई है और नई जॉब में 1 महीने के 3 मिलियन वॉन मिल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली $2700 के बराबर होता है लगभग। 1 महीने के हिसाब से ये पैसा काफी ज्यादा है, इसलिए हैरान होता है हॉबिन। बट क्योंकि हॉबिन की मदर का जॉब का टाइम हो चुका है इसलिए वो उठ के जाने लगती है। हॉबिन उनसे पूछता है आप कम से कम मुझे बता दो तो आप क्या जॉब कर रही हो। उसकी मदर उसके सर पे हाथ रख के कहती है चिंता मत करो, वो कोई बेकार जॉब नहीं है। और साथ ही में अपने मन में भी कहती है जब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए तो तुम बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसे कमा रहे हो, बल्कि ये काम तो मेरा होना चाहिए था ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, तुम्हें सपोर्ट कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं शोंगजुन के अड्डे का सीन। शोंगजुन पैको के लिए कुछ खाने की चीज बनाता है और उससे कहता है तो हॉबिन ने जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया था उसके बाद तुमने स्कूल छोड़ दिया है ना, और तभी से तुम्हारी जिंदगी काफी बेकार चल रही है। अरे यार, लगता है हॉबिन जिसकी भी जिंदगी में आता है सबकी जिंदगी खराब करता है। क्या होगा अगर मैं कहूँ तुम उससे अपना बदला ले सकते हो। पैको तो इतना उतावला है बदला लेने के लिए कि जो उसके सामने खाना रखा है उस पर ही अपना सर मार देता है। वैसे ये सर झुका रहा है शोंगजुन के सामने और कहता है मैं सब कुछ करूंगा, मुझे बस उससे बदला लेना है, मुझे बस एक बार मौका दे दो उसे दोबारा से फाइट करने का, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो अपना बदला लेते हैं। इसका मतलब ये लोग अब जरूर कोई खिचड़ी पकाने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्योल को जो किसी बॉस की तरह एक जगह पे बैठी होती है। हॉबिन उसके पास एक डॉक्यूमेंट लाता है ताकि ग्योल उसको अप्रूव कर सके। ग्योल उसको एक्सेप्ट तो कर लेती है लेकिन इसके मुंह पे वो फाइल मार के कहती है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। मतलब यहाँ पे फुल बॉस गिरी झाड़ी जा रही है और वो इसलिए क्योंकि अब इन्होंने ऑफिशियली अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर ली है। और वो डॉक्यूमेंट इनके नए ऑफिस के थे, लेकिन अभी ये अपने ऑफिस में नहीं बट जहाँ पे है वहाँ का आदमी बोल रहा होता है भागो यहाँ से जल्दी। इसके अगले सीन में हम इनका ऑफिस देखते हैं जो किसी घर की तरह लग रहा होता है और अंदर से ये घर और भी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। दरअसल स्नैपर और हॉबिन ने अंदर से इसको सजाने में काफी ज्यादा मेहनत करी। इसमें पहला फ्लोर इन्होंने लॉन्डो के लिए बनाया है, दूसरा लड़कियों के लिए और साथ में सोने की भी जगह बनाई है, अगर कोई थक गया तो सो भी सकता है। और क्योंकि यहाँ पे सबको अपनी प्राइवेट जगह मिल सकती है इसलिए रूमी उस जगह पे अपने कपड़े बदलने चले जाती है। और जब वो कपड़े बदल रही होती है ग्योल उसको देख के कहती है ओह ये कमाल के हैं। रूमी कहती है तो क्या बात कर रही है, क्या कमाल के हैं। दूसरे सीन में जब होंग मांगी अपने कपड़े बदल रहा होता है तो ग्योल उसको देख के भी यही कहती है, पर होंग मांगी ऐसे शर्मा जाता है लड़की को अपने सामने देख के। ग्योल कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम शर्मा क्यों रहे हो, रेसलिंग करते वक्त भी तो तुमने ऊपर से कुछ नहीं पहना होता। इसके बाद हम देखते हैं टेहुन को जिसके कंधे पे हॉबिन बैठा है, अपना बोर्ड लगा रहा है कंपनी का। टेहुन देखता है यहाँ कंपनी के बाहर पे उसका कटआउट भी लगा रखा है। इसलिए टेहुन हॉबिन से पूछता है ये क्या है बे, ये क्यों लगा रखा। हॉबिन कंपनी का बोर्ड लगाते हुए कहता है अरे मुझे लगा था तुम्हें इस बारे में पता होगा, ये तुम्हारे फैंस ने दिया है तुम्हारे लिए। टेहुन के फैन ने तो इसके लिए काफी सारे लेटर और गिफ्ट्स भी दिए होते हैं जो इसके कटआउट के बगल में रखे हैं। लेकिन टेहुन के कटआउट के बगल पे यहाँ पे यॉनवू का भी कटआउट होता है, शायद उसके भी फैन ने दिए होंगे। खैर इनका ऑफिस अब पूरी तरीके से तैयार है। ये देख के हॉबिन कहता है सच में अब महसूस हो रहा है जैसे मैं कंपनी का सीईओ हूँ। ग्योल कहती है लेकिन बॉस तो मैं हूँ। लेकिन दरअसल ग्योल बॉस नहीं, बॉस की एडवाइजर है, यानी कि हॉबिन के किसी भी फैसले में ग्योल की मंजूरी होना जरूरी है। बट इतने में हॉबिन को अचानक से किसी की कॉल आने लगती है जिसको देख के वो हैरान होता है, इसलिए उसके साथ के पूछते हैं आखिर बात क्या है। हॉबिन इनको हकलाते हुए बताता है मुझे शोंगजुन की कॉल आ रही है। हॉबिन जैसे ही कॉल उठाता है शोंगजुन इसको कहता है कैसा है। हॉबिन जवाब देता है क्या तुम सच में मुझे कॉल कर रहे हो, मुझे लगा तुम मुझे कॉल नहीं करोगे कभी। हॉबिन मैं बस तुमसे एक छोटी सी मदद चाहता हूँ। तुम्हें पता है हमने XJ कंपनी में एक नए स्ट्रीमर को शामिल करा है और मैं जानना चाहता हूँ तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। वैसे भी यूट्यूब के मामले में तुम काफी अच्छे हो, तुम चाहो तो अभी हमारे उस नए स्ट्रीमर को देख सकते हो, इस वक्त वो लाइव है, बस यूट्यूब में सर्च मार देना कॉर्न टीवी। बट हॉबिन के साथ के लोग कहते हैं ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है, लेकिन इतना तो हॉबिन को भी पता है सिर्फ एक लाइव स्ट्रीम देखने से आखिर हॉबिन का क्या ही नुकसान हो जाएगा, कोई स्ट्रीम से बाहर निकल के तो हॉबिन को मारेगा नहीं। पर जब हॉबिन स्ट्रीम देखता है तो वो हैरान होता है क्योंकि ये स्ट्रीमर और कोई नहीं बल्कि होता है पैगो, जो कि सिर्फ एक अंडरवियर पहन के लाइव कर रहा है। शोंगजुन हॉबिन को कहता है तो बताओ हॉबिन तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, ये जाना पहचाना चेहरा है ना। हॉबिन के सारे लोग ये देख के हैरान होते हैं आखिर ये XJ कंपनी में कब ज्वाइन हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद और ज्यादा गंदा खेल शुरू होने वाला है, इसलिए शोंगजुन कहता है क्या हुआ हॉबिन, क्या तुमने पहचाना वो कौन है। मैं भी सच में काफी हैरान था,
मदर्स सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होती हैं। और हॉबिन देखता है पैगो अभी लाइव स्ट्रीम में अकेला नहीं, उसके बगल में बैठी है उसकी मदर। पैगो अपनी ऑडियंस से कहता है, हे, सारे के सारे मेरे नई गेस्ट को हेलो बोलो। हॉबिन की मदर भी सारी ऑडियंस को हाय कहती है और ऑडियंस सोच रही होती है आखिर ये इतनी बुढ़ी औरत यहाँ पे स्ट्रीम में कर क्या रही है। साथ ही साथ में शोंगजुन हॉबिन को कहता है, हॉबिन मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ गलत समझो, मैंने तुम्हारी मदर के साथ कोई भी बुरी ट्रिक नहीं खेली। वो तुम्हारी मदर ही थी जो हमारे पास आई थी जॉब मांगने के लिए और 3 मिलियन पर मंथ में वो मान भी गई। लेकिन चिंता मत करो हॉबिन, मैंने तुम्हारी मदर को नहीं बताया कि तुम यूट्यूब में हो। लेकिन तुम्हें पता है सबसे फनी बात क्या है? तेरी माँ को पहले से पता था ये लाइव स्ट्रीम्स अच्छी नहीं होती, बट फिर भी तेरी माँ ने कहा वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सच में तेरी माँ की बातें सुन के तो मेरे आंसू ही आ गए थे। लेकिन तू चिंता मत करियो, तेरी माँ को हम जॉब से निकालेंगे नहीं, क्योंकि तेरी माँ जियोन पार्क हमारी कंपनी की टॉप शो गर्ल है। इसके बाद पैगो ऑडियंस को बताते हुए कहता है, हे, सारे लोग इनसे अच्छे से रहना, ये यहाँ पे इसलिए आई है ताकि अपने स्कूल जाने वाले बच्चे की फीस भर सके। इस बात पे कुछ लोगों को हंसी आ रही होती है, कुछ को इमोशनल लग रहा होता है, कुछ को समझ नहीं आ रहा होता कि सिचुएशन क्या है। कुल मिला के हॉबिन की मदर के लिए यहाँ पे कोई अच्छे कमेंट्स तो नहीं होते और ऑब्वियसली ये सब कुछ देख के हॉबिन को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है जितना मैं शब्दों में बता नहीं सकता। इतने में ही पैगो अपनी हरामखोरियत दिखाते हुए हॉबिन की मदर को कहता है, तो मिस जियोन पार्क हमारा पहला चैलेंज आपके लिए तैयार है और इस चैलेंज में तुम्हें अपने बाल उड़ाने होंगे। हॉबिन की मदर के हाथ में एक ट्रिमर थमा दिया जाता है और अब ज्यादातर ऑडियंस को ये काफी ज्यादा मजेदार लगने लगता है, वो मजे ले रहे होते हैं। हॉबिन की मदर हिचकिचा रही होती है लेकिन पैगो हरामखोरियत के साथ कहता है, क्या तुम्हें पैसे नहीं कमाने अपने बच्चे की स्कूल फीस के लिए? ये सुन के हॉबिन की मदर मान जाती है और धीरे धीरे करके अपने बाल ट्रिमर से उड़ाने लगती हैं। हॉबिन की मदर के बाल अभी बीच से कटवा दिए गए होते हैं उनके ही हाथों, बट फिर भी उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है क्योंकि अपने बच्चे के लिए वो फीस का इंतजाम कर सकती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं बाद में टोपी पहन लूंगी। और सच में ये पैगो जैसे बहन के घोड़े गालियां डिजर्व करते हैं। वैसे आपने देखा होगा मैं गालियों का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि एज अ यूट्यूब क्रिएटर मैं गालियों को कॉमन नहीं बनाना चाहता, पर ये बात भी सच है, गालियां हमारे समाज का हिस्सा हैं और वो देनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि अभी, जैसे कि पैगो जैसे लॉन्डो को, इनको तो गालियों से भी ज्यादा कुछ और दे सकते हो। दूसरी तरफ शोंगजुन अब भी हॉबिन को बोल रहा होता है, वैसे हॉबिन मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ अभी तेरे फेस में कैसा रिएक्शन होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्नैपर का फेस रिएक्शन जो काफी गुस्से में है और हॉबिन का फेस रिएक्शन जो उससे भी ज्यादा काफी ज्यादा गुस्से में है। उसकी आंखें लाल हैं और अपने ही होंठ काट के खून निकाल लिया है उसने, क्योंकि बात अब उसकी माँ के ऊपर आ चुकी है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन की मदर अपने घर पहुंच चुकी होती है और शीशे में देख के ये सोच रही होती है आखिर वो इस चीज के बारे में हॉबिन को क्या बताएंगी। उनके दिमाग में नए नए बहाने घूम रहे होते हैं, लेकिन साथ ही में ये बात भी होती है कि 1 महीने में जो वो 3 मिलियन दे रहा है स्ट्रीमर वाला लड़का, वो पैसे बुरे नहीं हैं। साथ में जो लोग सुपर चैट करते हैं हॉबिन की मदर को उससे भी कुछ हिस्सा मिलने वाला है। इतने सारे पैसे के बदले सिर्फ थोड़े बाल कटवा देना ये कोई बुरा सौदा नहीं है, लेकिन ये बात हॉबिन की मदर सिर्फ खुद को दिलासा देने के लिए दे रही है, वो भी झूठा। हॉबिन की मदर खुद से ही कहती है, तो क्या हुआ अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि अगर आगे चल के हमारे पास पैसे नहीं हुए तो लोग हॉबिन का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए कोई बात नहीं, मैं ये करूंगी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। इसके बाद हॉबिन की मदर घर के अंदर एंटर करती है एक स्माइल के साथ। हॉबिन भी एक स्माइल के साथ अंदर पहले से होता है और अपनी मॉम के लिए शायद आज पहली बार उसने पहले से खाना बना के रखा है। हॉबिन की मदर उससे पूछती है कि आज ऐसा क्या हो गया कि तुमने मेरे लिए खाना बनाया है। हॉबिन झूठे फेस रिएक्शन के साथ बोल देता है, आज आपका पहला दिन था जॉब में, इसलिए मैंने आपके लिए खाना बना दिया। हॉबिन की मॉम को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो अपने कुछ कमाए हुए पैसे देती है हॉबिन को उसके खर्चे के लिए। हॉबिन को पता है उसकी मॉम ने पैसे कैसे कमाए हैं, बट फिर भी जानबूझ के पूछता है ये क्या है। एक्टिंग करता है सरप्राइज होने की और थैंक्स कहता है अपनी मॉम को, लेकिन ये पैसे लेते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, बट फिर भी एक स्माइल के साथ कहता है, सॉरी मॉम, आपको मेरी वजह से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन का ऑफिस, जहाँ पे स्नैपर हॉबिन को चिल्ला के कहता है, हमें पैगो और शोंगजुन हरामजादे को सबक सिखाना होगा। उन्होंने जो कुछ भी आंटी के साथ करा है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हॉबिन के चेहरे में हल्की सी स्माइल होती है और कहता है, तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती साले, तू भी तो पहले मेरी माँ को भला बुरा कहता था। स्नैपर इसके लिए सॉरी कहता है। साथ में ग्योल भी हॉबिन को कहती है, तुम्हें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उन सालों को सबक सिखाना है। तुम चाहो तो मैं अपने डैड को भी इस बारे में बता सकती हूँ, मेरे डैड उन्हें सबक सिखाएंगे। और यार ग्योल के डैड तो अच्छों को सबक सिखा दें तो शोंगजुन किस खेत की मूली है। लेकिन अब भी हॉबिन एक स्माइल के साथ ग्योल को कहता है, ग्योल तुम पहले अपनी नाक साफ कर लो। रोमी भी अभी गुस्से में होती है और कहती है, जब भी तुम उनको सबक सिखाओगे मुझे बता देना, मैं लाइव आ जाऊंगी उस वक्त, ताकि तुम्हारा किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकूं। पर हॉबिन माउस में क्लिक करके बहुत ही निराशा भरी आवाज में कहता है, मैं उन्हें सबक नहीं सिखाने वाला,
ये सुन के सारे लोग हैरान होते हैं और हॉबिन इन लोगों को बताता है मैं उन लोगों को इसलिए सबक नहीं सिखाने वाला क्योंकि मैंने भी अब तक अपनी मॉम को नहीं बताया है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और ना ही मॉम ने मुझे बताया कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। इसलिए अगर मैं वीडियो बना के शोंगजुन लोगों को सबक सिखाता हूँ तो मेरी मॉम को पता चल जाएगा कि मुझे उनकी लाइव स्ट्रीम के बारे में पता है, या फिर मैं अपनी मॉम को इससे पहले ही बता दूं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं पैसों के लिए मार खाता हूँ उनका दिल इस बात से टूट जाएगा और मैं नहीं चाहता उनको बिल्कुल भी दुख पहुंचे। इसलिए मैं सारा बोझ अपने कंधों में लेके चलूंगा, उन्हें नहीं बताऊंगा कुछ। इसलिए मुझे नीचे रख दे होंग मांगी, मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे हैं। होंग मांगी ने इसका निक्कर पकड़ के इसको हवा में उठाया होता है और कहता है उन लोगों को मुझे हैंडल करने दे। जो चीज वन पंच टीवी के साथ हुई थी इस बार वो नहीं होगी, इन लोगों को तो मैं जान से मार डालूंगा। ओवेन फिर भी निराशा में कहता है मांगी तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी बालों की और अपने सब्सक्राइबर्स की चिंता करो। ये सुन के मांगी बहुत निराश होता है और स्नैपर अब भी चिल्लाया जा रहा होता है तो उन्हें ऐसे ही कैसे छोड़ सकता है। हम सब तेरी मदद करना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ऐसे ही जाने दे रहा है। बट ये बात समझते हुए कि अभी सबसे ज्यादा दुखी हॉबिन ही होगा इसलिए ये अभी हॉबिन को ज्यादा कुछ नहीं कहते। फिर मांगी भी हॉबिन को बस दीवार में लटका के चला जाता है और ये शायद सिंबल है इस बात का कि हॉबिन की लाइफ भी एक जगह पे लटक चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कार के अंदर पैगो और शोंगजुन होते हैं। पैगो शोंगजुन का दिल से शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी वजह से वो हॉबिन से बदला ले पाया है। शोंगजुन जवाब देता है मुझे थैंक्स मत बोलो, इसमें मैंने कुछ नहीं करा, असली टैलेंट तो तुम्हारे अंदर है। तो अब तुमने हॉबिन की मदद के साथ पूरी 2 लाइव स्ट्रीम कर ली है ना? हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि आज की लाइव स्ट्रीम में हमने क्या करा। इसके बाद हम देखते हैं आज की लाइव स्ट्रीम पैगो की, जहाँ पे वो हॉबिन की मदर के साथ एक गेम खेलने वाला है जिसमें वो हॉबिन की मदर को 2 ऑप्शन देगा। हॉबिन की मदर को 1 सेकंड के अंदर उनमें से एक चुनना होगा। पैगो गेम स्टार्ट करते हुए हॉबिन की मदर को कहता है तो बताओ तुम्हें इसमें से एक चुनना होगा, तुम चाहती हो तुम्हारा बच्चा जल के मर जाए या फिर डूब के मर जाए? ये हरामजादा बहुत नीचे गिर चुका है बदला लेने के चक्कर में और ऑडियंस को भी बाहर बाहर से ये दिख रहा है, बट अफसोस उनको हंसी भी आ रही है। लेकिन ये सवाल सुनते ही हॉबिन की मदर को अजीब सा लगता है और कहती है ओह डियर, ये कैसा क्वेश्चन है, क्या मुझे कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं मिल सकता? अब तो ऑडियंस भी इसका जवाब जानना चाह रही होती है, लेकिन हॉबिन की मदर का 1 सेकंड खत्म हो चुका है। इसलिए हॉबिन की मदर को अपॉलॉजी के तौर पे व्यूअर्स के लिए एक हैंड स्टैंड करना होगा, यानी कि 40-50 साल की उम्र की औरत को अपने हाथों में खड़ा होना है। कुछ लोगों को ये नजारा देख के हंसी आ रही होती है क्योंकि उनका टकला सर भी दिख रहा है अभी, लेकिन सबसे ज्यादा मजे तो ले रहा है शोंगजुन जो ये सब कुछ देख के कहता है पैगो, मुझे समझ आया तेरे पहले 9 लाख सब्सक्राइबर क्यों हुआ करते थे। लेकिन इतने में हॉबिन की मदर हैंड स्टैंड करते हुए मुंह के बल गिर जाती है जमीन में, जिससे कमेंट में लोग और ज्यादा मजे लेने लगते हैं और कहते हैं दोबारा से करो। कुछ बोल रहे होते हैं तुम्हें अपने बेटे की स्कूल की फीस देनी है कि नहीं, दोबारा करके दिखाओ। दूसरी तरफ पैगो शोंगजुन से पूछता है इससे आपको नहीं लगता कि हॉबिन हमसे बदला लेने की सोचेगा? शोंगजुन बताता है वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा, अगर उसने ऐसा करने की कोशिश करी तो उसकी माँ का सीक्रेट और उसका सीक्रेट दोनों को ही आपस में पता चल जाएगा। उसकी माँ को पता चल जाएगा उसका बेटा पैसों के लिए मार खाता है और साथ में ये भी पता चलेगा कि उसके बेटे को पता है कि उसकी माँ ने व्यूज के लिए अपना सर मुंडवा दिया, इसलिए वो हमसे पंगे लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं और इसका मतलब है हम लोग मजे करते रहेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्नैपर को जो गीटे किम जैसी टी-शर्ट पहन के जा रहा होता है हॉबिन के घर, क्योंकि काफी देर से हॉबिन ना उसके कॉल का जवाब दे रहा है और ना ही मैसेज का। जब वो हॉबिन के घर पहुंचता है तो वहाँ उसे दिखती है हॉबिन की मदर और ये यहाँ पे एक बाल बढ़ाने का प्रोडक्ट भी लेके आया है। हॉबिन की मदर स्नैपर को बताती है कि हॉबिन कहीं जा रखा है, उसने कहा था उसे किसी से मिलना है, लेकिन बेटा तुम अपने साथ कैल्प नाम की क्या चीज लेके आ रखे हो? स्नैपर कहता है अच्छा तो वो किसी से मिलने गया है और हाँ आंटी ये जो कैल्प नाम की चीज है ये बालों को काफी जल्दी ग्रो करता है, मेरा मतलब मैं ये आपके लिए तोहफे के तौर पे लेके आया था, इससे आप चाहो तो कोई गाढ़ा सूप भी बना सकते हो। यार ये तो स्नैपर झूठ बोल रहा है, लाया तो वो बाल बढ़ाने के लिए ही है। और जैसे ही अभी हॉबिन के कमरे का दरवाजा खोल रहा होता है हॉबिन की मदर कहती है हॉबिन वहाँ किसी को भी जाने से मना करता है। स्नैपर कहता है आंटी आप चिंता मत करो, मैं तो अपनी शर्म हया पहले ही बेच खाया हूँ। और ये सीधा हॉबिन के कमरे में घुस जाता है अकेला और अपने सामने का नजारा देख के काफी हैरान होता है क्योंकि हॉबिन के कमरे को देख के साफ पता चल रहा है उसने बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस करी है यहाँ पे फाइट की। कमरे में डंबल्स पड़े हैं, डंडे टूटे पड़े हैं, कट्टे फटे पड़े हैं और जमीन में है खून के धब्बे। इसलिए स्नैपर हैरान होकर अपने मन में कहता है हॉबिन आखिर साला तुम इस कमरे में कर क्या रहे थे? इसके बाद स्नैपर भाग के जाता है टेहुन के पास और उसको बताता है हॉबिन कहीं गायब हो चुका है, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा और उसके कमरे का हाल बहुत बुरा है। लेकिन टेहुन तो अभी यहाँ पे अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा था, पर स्नैपर के ज्यादा चिल्लाने की वजह से इसका कान खींच के कहता है हॉबिन यहाँ आया था और उसने मुझे कहा उसको सिखाने के लिए। उसने मुझसे पूछा किसी को तब तक कैसे मार सकते हैं जब तक वो मर नहीं जाता।
इसका मतलब वो पैगो के स्टूडियो गया है। आखिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? टेहुन एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं उसको रोक दूं, क्योंकि उसका गुस्सा देख के तो मुझे तक डर लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं पैगो को, जो अपने स्टूडियो में बैठा होता है और हॉबिन की मदर को टॉर्चर करने के लिए इस बार लेके वो आ रखा है इलेक्ट्रिक ईल, जिसे वो जिंदा ही हॉबिन की मदर को खिलाना चाहता है। ये सोच सोच के ये हरामजादा काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इतने में ही एक ईल उसके हाथ से फिसल के आगे गिर जाती है और बिल्कुल इसी वक्त पे हॉबिन यहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है, चिंता मत कर, तेरी मेहनत रंग लाई, क्योंकि अब तू यहाँ पे अकेला नहीं है। ऑब्वियसली हॉबिन की मदर अभी यहाँ पे नहीं है और पैगो एक स्माइल के साथ हॉबिन को कहता है, क्या तू यहाँ पे मुझे सबक सिखाने आया है? मुझे लगा था तू ऐसा नहीं करेगा। तुझे सबक सिखाने का मेरा कभी कोई प्लान नहीं था, मैं तो यहाँ तुझे जान से मारना आया हूँ। क्या तुझे लगता है तू मुझे मार सकता है? लगता है एक बार गलती से मुझे हरा के तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है हरामजादे। तुझे पता है तेरी माँ कैमरे के सामने कतई पगला सी जाती है। इसने हॉबिन की मदर के साथ जो कुछ भी करा है और अभी जो बातें कर रहा है वो सोच सोच के हॉबिन का गुस्सा आसमान छू रहा होता है। उसने अपना पंच ऐसे बनाया है कि हाथों से खून निकल रहा है, होठ दबा के होठों से खून निकल रहा है, आंखें लाल हो चुकी हैं और पैगो को कहता है, अब हम भी एक गेम खेलने वाले हैं, तो मुझे इसका जवाब दे। तेरे पास सिर्फ 1 सेकंड है। क्या मैं तेरे पिछवाड़े में तब तक लात मारूं जब तक तू मर नहीं जाता, या फिर तू बाद में मरेगा? पहले पिछवाड़े में लात खाएगा अपने। वैसे दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है कि हॉबिन बस इसे मारना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस वक्त का सीन जब हॉबिन टेहुन के पास आया था। हॉबिन टेहुन को बताता है कि पैगो कितना ज्यादा लंबा चौड़ा है जिसे उसे मारना है। हॉबिन की सारी बातें सुनने के बाद टेहुन कहता है, तो तूने कहा वो एक नौसिखिया फाइटर है जिसने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा, लेकिन वो तुझसे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है ना? अगर ऐसी बात है तो तू मेरे पास क्यों आया? या तू चाहता है मैं तुझे 1080 डिग्री वाली किक सिखाऊं, या फिर कुछ और बात है? मेरे साथ यहाँ पे मजाक मत कर। तू पहले सब फाइट में अच्छा हो चुका है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो तुझसे कितना बड़ा है या फिर उसके पास तुझसे ज्यादा जान है, क्योंकि अब कोई भी नौसिखिया तुझे नहीं हरा सकता। तू बस उसको जान से मार सकता है। और प्रेजेंट मोमेंट में हॉबिन बजाता है पैगो के मुंह पे एक मुक्का, जिससे यहाँ पे जो ईल्स होती हैं वो भी इधर उधर बिखर जाती हैं। पैगो की नाक से खून निकलने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खून स्टाइल से बाहर फेंकते हुए कहता है, देखा, जब तूने मुझे पहले हराया था तो तेरी बस किस्मत अच्छी थी, क्योंकि तेरे इस हमले से मुझे बस गुदगुदी हो रही है। इतने में ही हॉबिन इसके एक काफ किक बजा देता है, जिससे इसकी पैर की हड्डी क्रैक हो जाती है। पैगो का मुंह देख के साफ लग रहा है उसकी आत्मा बाहर आ चुकी है। इसलिए हॉबिन कहता है, क्या हुआ, तुझे तो गुदगुदी हो रही थी ना? पैगो से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, फिर भी स्माइल करते हुए कहता है, हॉबिन, ये किसी भी काम का नहीं। लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा है और अपने मन में कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन पैगो हॉबिन को फेमस माँ की गाली देता हुआ उसके ऊपर झपट पड़ता है उसको मारने के लिए। लेकिन हॉबिन इसकी ठुड्डी में एक अपर कट मार देता है और छाती पे पड़ती है पैगो के एक लात, जिससे इसकी रिब्स भी क्रैक हो चुकी होती है। इसके बाद इसके मुंह पे घुटना पड़ता है और वहाँ की हड्डी भी क्रैक हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी पैगो आंसुओं के साथ एक मुक्का मारने की कोशिश करता है हॉबिन के, पर हॉबिन इसकी गुद्दी पकड़ के पहले इसके मुंह पे घुटना बजाता है, इसके बाद पेट के साइड पे, जिससे जो इसकी रिब्स क्रैक हुई थी अब वो पूरी टूट ही जाती हैं। इसके बाद पैगो काफी ज्यादा मार खाता है और पूरी ही फटीचर हालत होने के बाद कहता है, रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। लेकिन हॉबिन इसके मुंह पे एक ट्रिमर डालता है और कहता है, क्या रुक जाऊं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब बता तेरे सारे दांत बाहर निकाल दूं या फिर सबको चकनाचूर कर दूं। इसी के साथ पैगो के मुंह पे पड़ता है एक घुटना, जिससे जो ट्रिमर होता है वो टूट जाता है। हॉबिन को वो सारी बातें याद आ रही होती हैं। कैसे ये हॉबिन की मदर से बोल रहा था कि आप क्या चाहोगे, कि आपका बच्चा जल के मर जाए या डूब के मर जाए। उन एक एक बातों को याद करते हुए हॉबिन ने अभी इसके मुंह पे मुक्के बजा रखे होते हैं नॉन स्टॉप। और पैगो को कहता है, क्या हुआ, तू अब अच्छे से खेल क्यों नहीं रहा है? उस दिन तो काफी अच्छा खेल रहा था। पैगो अपने कांपते हुए हाथों से हॉबिन का हाथ बहुत मुश्किल से पकड़ के कहता है, रुक जाओ, तुम मुझे जान से मार डालोगे। लेकिन फिर भी हॉबिन एक ईल उठा के कहता है, तो इस पूरी ईल को इसके सर से निकलेगा या फिर इसकी पूंछ से निकलेगा। और मुझे पता है आप में से किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि काश हॉबिन इसके कहीं और डाल देता। देखा, मैं माइंड रीड कर लेता हूँ, जस्ट किडिंग। खैर, इसके कुछ देर बाद जब हॉबिन की मदर यहाँ आ रही होती है तो देखती है उनका बेटा यहाँ सीढ़ियों में बैठा हुआ है। और हॉबिन जो अब तक काफी ज्यादा सीरियस था, अपनी मदर के सामने काफी ज्यादा भोला सा चेहरा बना के कहता है, अरे मॉम, आप, मैं तो यहाँ पे ये देखने आया था आप कहाँ पे काम करते हो। ये क्या, इसका मतलब तुम्हें पता चल चुका है मैं क्या करती हूँ? नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, लेकिन मुझे एक बहुत ही हैरान होने वाली बात पता चली है। मुझे लगता है जिस कंपनी में आप काम करते हो वो बंद हो चुकी है। आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मॉम, मैं काफी देर से यहाँ पे बैठा हूँ लेकिन इसके दरवाजे बंद हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने मैनेजर को कॉल करके पूछना चाहिए। अरे मॉम, कॉल करने का क्या फायदा, चलो ना घर चलते हैं। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या तुमने कुछ खाया नहीं? मैंने तो स्ट्यू बना के रखा था घर पे। अरे मॉम छोड़ो ना, चलो घर चलो, मैंने कहा ना ये कंपनी अब बंद हो चुकी है। यहाँ से जाते हुए हॉबिन बस यही सोच रहा
होता है, मॉम आपको कभी दोबारा परेशान नहीं होना पड़ेगा, मैं आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगा। इसके बाद हॉबिन की मदर बताती है कि मैं अपने बॉस को कॉल करके पूछूंगी कि बात क्या है, क्योंकि बॉस के साथ हॉबिन की मदर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है जिसमें वो ऐसे ही जॉब को नहीं छोड़ सकती हैं। साथ में आंटी अपने बॉस की तारीफ करते हुए बोलती है वो बहुत जवान लौंडा है, यकीन नहीं होता इतनी जवानी में उसने इतनी कंपनी खड़ी कर दी और वो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करता है, मुझे यकीन है वो काफी अच्छा इंसान है। ये सुन के हॉबिन समझ चुका होता है पैगो इस चीज में अकेला नहीं है। खैर ये तो हॉबिन को पहले भी पता था, लेकिन अभी ये पता चल चुका है कि शोंगजुन ने हॉबिन की मदर से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रखा है। इसके अगले सीन में हम शोंगजुन को ही देखते हैं जिसके हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। ऑल इन वन यूट्यूबर सुशी खाते हुए शोंगजुन से पूछता है आप इतने ज्यादा खुश क्यों हो? शोंगजुन कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं एक ही बारी में हॉबिन की कंपनी को हड़पने की सोच रहा हूँ। ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या हुआ हॉबिन, तुम ऐसे क्यों हो? क्या कहीं लड़के आ रहे हो? ऑब्वियसली हॉबिन यहाँ पे पहुंच चुका है और बहुत ही गुस्से में शोंगजुन को कहता है तू साले हरामजादे, तेरी तो तुझे आज मैं फाड़ के रख दूंगा। और अपने मन में कहता है मैं गलत था शोंगजुन बेक, पहले मुझे तुझे जान से मारना चाहिए था। हॉबिन शोंगजुन को गाली देते हुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली तक जाने की? लेकिन शोंगजुन एक स्माइल के साथ कहता है क्या हुआ हॉबिन, क्या कोई दिक्कत है? बताओ हमारी कंपनी की नई स्ट्रीमर तुम्हें कैसी लगी? हमारे व्यूअर्स को वो काफी पसंद आ रही है। सॉरी, मुझे माफ करना हंसने के लिए, लेकिन यार तेरा चेहरा देख के मुझे तेरी माँ याद आ गई। ये सुन के हॉबिन भागता हुआ जाता है शोंगजुन की तरफ और कहता है कुत्ते के बच्चे। पर इससे पहले हॉबिन शोंगजुन तक पहुंच पाता, एक्जे कंपनी का वो यूट्यूबर अब तक जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया था, हॉबिन के साइड से आके उसको जमीन में गिरा देता है और उसके पैर पे एक लॉक मार देता है। ये लॉक इतना खतरनाक होता है कि हॉबिन कुछ कर नहीं पाता और ये दूसरा लौंडा कहता है अगर तू नहीं चाहता तेरी आगे की जिंदगी व्हील चेयर पे बीते तो हिलियो मत। पर हॉबिन अब भी जोश में खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए दूसरा बंदा अपने लॉक को टाइट कर देता है, जिससे हॉबिन की टांग बस टूटने ही वाली है और कहता है तुझे मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। और ये लॉक टाइट होने की वजह से हॉबिन की चीखें निकल जाती हैं। और क्योंकि ये लॉक लगातार टाइट हो रहा है, इसलिए दर्द के साथ साथ हॉबिन के शरीर में डर की लहर बह जाती है, क्योंकि अगर हॉबिन ने अभी जोश दिखाया तो उसकी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे बीतने वाली है। इसलिए हॉबिन का बदला भी गया तेल लेने और तेज से कहता है ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन बेटे तू प्लीज बोलना भूल चुका है, लगता है तुझे थोड़ी तमीज सिखानी होगी। हॉबिन का पहली बार जुजुत्सु से सामना हो रहा है और पहली बार ही इस मार्शल आर्ट को देख के इसकी हालत खराब हो चुकी है। और ये बंदा जो इसका इस्तेमाल कर रहा है इसका नाम है जीसू, जो कि अपने यूट्यूब में सिखाता है जंगल में कैसे सरवाइव करते हैं। इसके चैनल का नाम है रफ एंड रेडी चैनल। फाइनली इसने हॉबिन का पैर छोड़ दिया है, लेकिन अब भी वो दर्द में करा रहा है। हॉबिन का गुस्सा डर में बदल चुका है, फाइट करने की इच्छा खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसे पता है अगर इस बंदे ने हॉबिन के दोबारा लॉक मार दिया तो हॉबिन की जिंदगी खत्म है। इसलिए हॉबिन डरते हुए इस बंदे से दूर हो रहा होता है और कहता है दूर हो जाओ, मेरे पास मत आना। जीसू हॉबिन के पास आके कहता है तू इस वक्त मेरी चेयर के सामने बैठा है, समझा? इसके बाद शोंगजुन साइड से आते हुए कहता है आज मैं पहली बार देख रहा हूँ हॉबिन कि तुम्हारे लड़ने का दम ही खत्म हो गया, लेकिन तुम ऐसे डर नहीं सकते, तुम वायरल हिट हो। या पहली बार जुजुत्सु देख के तुम्हें ये इतना ज्यादा डरावना लगा? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था तुम इतना ज्यादा डर जाओगे, लेकिन अगर तुम ऐसे सदमे में रहोगे तो हम बात कैसे करेंगे? ये जो मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, तुम इसी के लिए यहाँ आए थे है ना? तुझे पता है तेरी माँ हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से इतना ज्यादा संतुष्ट बहुत लंबे समय से नहीं हुआ था। तेरी माँ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जिससे पहली ही बारी में एक्स्ट्रा 15,000 व्यूअर्स हमें मिले हैं। यकीन नहीं होता मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तेरी माँ अगले 5 साल तक हमारी कंपनी में काम करेगी, वो भी सिर्फ 3 मिलियन वॉन पर मंथ में। लेकिन तू चाहता है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दूं, है ना? हाँ प्लीज इसे फाड़ दो। इसका एक तरीका है जिससे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि तू मेरी बात मानेगा या फिर नहीं, क्योंकि जब बात पैसों की आती है तो तू काफी ज्यादा लालची हो जाता है। लगता है जो मैं तुझे बोलूंगा वो करना तेरे लिए काफी मुश्किल होगा। मैं वो करूंगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हो। प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो ठीक है हॉबिन, ये बिल्कुल सिंपल है, तेरी कंपनी के पास जो कुछ भी है तुझे वो मेरी कंपनी के नाम करना होगा, उसके बाद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दूंगा। क्यों, आसान है ना? इसका अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन को जो अपने घर की दीवार में अपना सर पटक रहा होता है, क्योंकि जिन लोगों ने हॉबिन की मदर को परेशान करा, उनके साथ अत्याचार करा, हॉबिन उनके ही सामने घुटने झुका रहा था। वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए फूट फूट के रोने लगता है। इसका अगले सीन में हॉबिन अपने ऑफिस
ऑफिस जाता है और सबको कहता है अब मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना चाहिए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। स्नैपर कहता है इसका क्या मतलब कि तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुझे वही करना पड़ेगा जो शोंगजुन बोल रहा है, हमारी मजबूरी है ये करना। बट ग्योल कहती है इसका मतलब हम सबको एक्सजे कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं उस हरामजादे के साथ काम नहीं करना चाहती, मैं इसलिए इस टीम में नहीं आई थी कि उन लोगों के लिए काम करूं। स्नैपर कहता है तो तेरा मतलब ये है कि तुझे हॉबिन की मदर की कोई चिंता नहीं है और तुझे उनके लिए रत्ती भर भी बुरा भी नहीं लगता है ना। ग्योल कहती है अरे मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो ये बोल रही हूँ कि हमें कोई और ऑप्शन ढूंढना होगा, मुझे भी हॉबिन की मदर की काफी चिंता है। स्नैपर कहता है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, और ग्योल मनी मनी स्नैपर को गाली दे रही होती है कि ये सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहा है, जैसे सब कुछ मेरा किया धरा है। इतने में ही हॉबिन रोती हुई आवाज में कहता है गाइस मुझे माफ कर दो इतना कमजोर होने के लिए, अब तो हमने ऑफिस भी खोल लिया था अपना, मुझे लगा था अब हम और ज्यादा ग्रो करेंगे, मुझे माफ करना, अचानक से ये सब कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब बस एक ही रास्ता है, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं यूट्यूब को छोड़ दूंगा। अबे तू ये क्या बोल रहा है, यूट्यूब को छोड़ देगा? शोंगजुन भी यही चाहता है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूं, अगर मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा तो वो तुम लोगों को कभी टारगेट नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें एक्सजे कंपनी में काम करने की फिर कोई जरूरत नहीं होगी, हम हॉबिन यू कंपनी को बंद कर देंगे, इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आता, बस इस एक तरीके से मैं तुम सबको बचा सकता हूँ, मेरे पास और कोई चीज नहीं, मैं अब यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, अब से मैं कभी स्ट्रीमिंग नहीं करूंगा। ये बोलते हुए हॉबिन रो रहा होता है। इतने में ही दूर से एक पतीला आके इसके मुंह पे लगता है जो कि मारा है टेहुन ने, और उसके बगल में खड़ी है रूमी। पतीला मार के टेहुन कहता है अबे साले मुझे अपनी कंपनी में शामिल करके तो खुद भागने की सोच रहा है, क्या ऐसा रहेगा हम इस सिचुएशन को पलट के रख दे? हाँ अगर ऐसा होता है उसके बाद तो तुम आगे बढ़ के लड़ने के लिए तैयार होना जैसा तुम हमेशा करते हो। इसका मतलब टेहुन और रूमी के पास कोई प्लान है जो कि अभी तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन इतना जरूर पता है कि हॉबिन को आगे फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए इसके अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन को सैम डैक के चैनल पे एक वीडियो ढूंढ रहा होता है, यानी कि एक जुजुत्सु फाइटर को कैसे हराया जाए। काफी टाइम देखने के बाद उसे दिखता है कि लेजेंड ने इसकी भी वीडियो बनाई है। सैम डैक अपनी वीडियो में कहता है क्या तुम इसी चीज को ढूंढ रहे थे, ये लेसन एडवांस्ड फाइटर्स के लिए है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा हाउ टू बीट अ जुजुत्सु फाइटर। ये वीडियो मिलते ही हॉबिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो नहीं एक उम्मीद की किरण है उसके लिए। खैर गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसे लाइक करने का मन करे तो कर लेना, और बाकी जो भी चीज होती है वो भी कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।